कि गुणी जन ऐसे विचार रखते हो, उस देश को नमस्कार। ये अंधेर नगरी ऐसी है जहाँ हर चीज़, हर मनुष्य, सबका एक मोल है और सब कुछ बिक रहा है। ये मोल शब्द बहुत ध्यान में लेने जैसा है, हम बाद में बाजारवाद की चर्चा करेंगे। दृश्य 6 है। पहला दृश्य जंगल का है। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को लेकर निकले हैं। महंत जी हैं और उनके 2 शिष्य, गोवर्धन और एक नारायण दास है। अब मुझे इसका नाम भी गोवर्धन, गोबर, वैसे गोवर्धन है लेकिन बोलचाल में हो गया गोवर्धन। भारतेंदु ने बोलचाल की भाषा का भरपूर उपयोग किया है, इसलिए उनके नाटक इतने जीवंत हुए हैं, प्रभावक हुए हैं। ये गोवर्धन, जिसके दिमाग में गोबर भरा है, ऐसा ये गोवर्धन है। दोनों निकले हैं, नगर के बाहर आए हैं तीनों, और गुरु जी कहते जाओ नगर में जाके कुछ भिक्षा ले आओ। तो दूसरा दृश्य आता है, वो है बाजार का दृश्य। और ये दृश्य आज भी हमें इसलिए आकर्षित करता है कि हमारे वर्तमान को भी वो प्रतिबिंबित करता है। क्या है इस बाज़ार में? बाज़ार में चना जोर गरम बिक रहा है, चूरन बिक रहा है, सब्जी बिक रही है, मिठाई मेवा बिक रहा है, ब्राह्मण बिक रहा है, कबाब बिक रहा है, नारंगी वाली नारंगी बेच रही, मछली वाली मछली बेच रही, और बनिया हर चीज़ बिक रहा है, हर चीज़ बेच रहा है। क्या बेच रहा है, क्या भाव? तो घी भी टके सेर, नमक भी टके सेर, चीनी भी टके सेर, हर चीज़ यहाँ पर टके सेर पर बिक रही है। और चेला खुश हो जाता है कि यहाँ तो बड़ा सस्ता मामला है, कम पैसे में अपना काम हो जाएगा। मित्रों, आप देख रहे हैं ये क्लिप, ये ब कारंत ने 78 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाटक खेला था, अंधेर नगरी। सोचिए कि 150 साल बाद भी उस नाटक को हम आज भी अपने संदर्भों से जोड़ सकते हैं। तो हर चीज़ बिक रही है टके से। चेला खुश है, ले आया ढेर सारी मिठाई। गुरुजी को कहता है यह नगरी बहुत अच्छी। गुरुजी कहते हैं नहीं, जिस नगरी में कौवे और कोयल का एक दाम लग रहा हो वहाँ रहना उचित नहीं। ये तो बहुत लोभ वृत्ति है यहाँ पर रहना, तो निकलो यहाँ से, लालच बुरी बलाए, ये तो पाप का मूल है। गुरु और नारायण दास वहाँ से चले जाते हैं, चेला वहीं अड़ जाता है और मज़े खा पी कर मुटा रहा है धीरे धीरे। तीसरा दृश्य जो है वो है राजसभा का। राजसभा, राजा, चौपट राज जो है, और अनबुझ राजा कहा गया इसको, जिसको कुछ पता नहीं, क्योंकि लगातार वो नशे में रहता है, दरबार में भी वो शराब पीता रहता है। और ऐसे में एक फरियादी आता है, आकर कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, मुझे न्याय मिले। राजा कहता है अरे तुम्हें ऐसा न्याय मिलेगा जैसा यमराज के यहाँ भी न्याय नहीं मिला है, ऐसा न्याय तुझे यहाँ मिलेगा। राजा कहते फटाफट दीवार को बुलाओ यहाँ पर। अब ये राजा, जिसे ये भी नहीं पता है कि दीवार सभा में नहीं आ सकती, अदालत में नहीं आ सकती, कहता है दीवार नहीं आ सकती। अच्छा तो उसका भाई बुला लो, उसकी प्रेमिका को बुला लो। ऐसा पिनक में रहने वाला राजा क्या न्याय करेगा? हम सब जानते हैं कि दीवार नहीं आ सकी तो बुलाओ किसको? कल्लू बनिए को। कल्लू बनिया है, उसने कहा मैंने नहीं बनाई दीवार, वो तो कारीगर ने बनाई, बुलाओ कारीगर को। कारीगर कहता है मैंने नहीं बनाई, वो तो चूने वाले ने बोदा चूना बनाया, बुलाओ चूने वाले को। चूने वाला आया, बोला मैंने नहीं, वो तो मशक वाले ने, भिष्टी ने ज़्यादा पानी डाल दिया। अरे भिष्टी, जमुना, गंगा यमुना की किश्ती। ये राजा की भाषा भी बहुत अद्भुत है, वो हर शब्द को इधर अलट पलट देता है। बकरी का कर दे लकड़ी, और अंत में तो ये हालत है कि वो बकरी वाला मुद्दा भूल जाता है और दीवार दब गई है, बकरी दबी नहीं है। मानो इतना विपर्य इस राजा के राज्य में हो रहा है। हास्य के द्वारा भारतेंदु ने इतना अद्भुत व्यंग यहाँ पर कसा है। अच्छा, भिष्टी कहता है मेरी मशक बड़ी बन गई इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। अच्छा, क्यों तुमको बड़ी मशक मिल गई? कि भाई कसाई ने मुझे बड़ा चमड़ा दे दिया। अच्छा, कसाई को बुलाओ। कसाई कहता है मुझे सस्ते में बड़ी भेड़ मिल गई। अच्छा, वो गडरिया को बुलाओ। गडरिया कहता है कि उस समय कोतवाल की सवारी निकली थी, शाही सवारी, उसको देखने के लिए मैं गया, और ऐसा देखते देखते मैंने कम दाम में छोटी के बदले बड़ी भेड़ दे दी, इसलिए मशक बड़ी बन गई, इसलिए पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए चूना बोदा हो गया, इसलिए दीवार कच्ची हो गई, इसलिए दीवार गिर पड़ी। इसमें कल्लू बनिए का बेचारे का क्या दोष है? राजा कहता है बुलाओ कोतवाल को।
कोतवाल आता है, कहता है अरे मैं तो नगरचर्या इंतजाम देखने निकला था। उसी समय उसका चाटुकार मंत्री, बहुत धूर्त मंत्री है, प्रधान है उसका, वो राजा को कहता है अरे अरे ऐसा नहीं है, ये कोतवाल ने शाही सवारी ऐसे निकाली। उसे डर था कि अगर कहेंगे कि नगर देखने के लिए निकला था कोतवाल तो सारे नगरजनों को फांसी दे देगा, उसमें तो मंत्री भी आ जाएगा। इसलिए कोतवाल को फांसी दी जाती है। किस जुर्म में? कि बकरी गिरने से दीवार दब गई। आरंभ जो था कि दीवार गिरने के कारण बकरी दब गई, यहाँ दीवार गिरने के बकरी गिरने के कारण दीवार दब गई। ये पूरा विपर्य इस दृश्य में अद्भुत रंग से दिखाया गया। इस नाटक के दो दृश्य, बाजार का दृश्य और राज्यसभा का दृश्य। मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहूँगा जी जी कि हाल ही में कुछ घटनाएं हमारे देश में ऐसी हुई है हाँ हाँ कि उत्तर प्रदेश में रेत की अवैध तस्करी रोकने वाली एक महिला आईएएस अधिकारी, हाँ उसको खास करके इसलिए निलंबित किया जाता है कि एक धार्मिक स्थान की दीवार गिर गई। हाँ दीवार ढहने में दोषी पाकर हाँ उसे निलंबित कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि समय संदर्भ बदल गए हैं, लेकिन आज भी दीवार गिरने के जुर्म में नगर कोतवाल को ही फांसी दी जाती है। ये बड़ा ही एकदम उचित संदर्भ यहाँ मिल रहा है। ये मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो एक बात जोड़ दूँ इसमें। और प्रोफेसर पठान, ये जो बकरी है ना, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक नाटक है बकरी। और बकरी जो है वो आम आदमी, अत्यंत सामान्य दीनहीन प्रजाजन का प्रतीक बनकर इस नाटक में आई है। जो खुद भुक्तभोगी है उसे ही अपराधी मान लिया जाता है। अंत में आप लोग जानते हैं चेला पकड़ा जाता है। चेला खा पी के मोटा हो गया है। अच्छा, फांसी का फंदा बनाया था तो फंदा बड़ा पड़ गया, कोतवाल दुबला हो गया। अच्छा, इस नगर में दुबले क्यों हैं लोग? क्योंकि सब लोग डरते हैं राजा के इस खपटीपन से, राजा के इस तरंग लीला से सब डरे हुए हैं, इसलिए कोई मोटा नहीं हो रहा। ये चेला हो गया था गोवर्धन। बाबा कानत ने इस गोवर्धन को मोटा बनाने के लिए क्या किया था नाटक में? उन्होंने एक बहुत बड़ा चोला बनवाया और उस चोले में 2 आदमी बना दिए, यानी इतना मोटा, दुगना हो गया मानो। लोभ वृत्ति के कारण वो अपना खुद का भला भी नहीं देख पाया। सिपाही आए, जैसा राजा वैसे सिपाही गोवर्धन को पकड़ कर ले गए, फांसी पर चढ़ाने लगे। उसी समय उसको गुरुजी याद आए। गुरुजी ने कहा था कि जब ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। महंत जी आए। महंत जी ने चेले को कहा नहीं, तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूँगा। चेले ने कहा नहीं, मैं चढ़ूँगा फांसी के फंदे पर। क्यों? राजा पूछता है क्यों? क्योंकि ये मुहूर्त ऐसा है, इस समय जो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो स्वर्ग को जाएगा। राजा कहता है इस पर तो सबसे पहला मेरा हक है। और ये मूर्ख राजा खुद फंदे में अपनी गर्दन लगा लेता है। नाटक का अंत तो सुखद है कि भाई चलो चेला बच गया, लेकिन बाबा कारंत ने इस नाटक का अंत बदला है। और नाटक का अंत आश्चर्य है कि हमको कभी कभी प्रश्न होता है कि निर्देशक कितना स्वातंत्र ले सकता है। निर्देशक मूल वस्तु के कथ्य को बचाए रखकर कितना स्वातंत्र ले सकता है। अद्भुत अंत उन्होंने किया है कि महंत, जैसे राजा फांसी पर चढ़ गया तो महंत खुद सत्ता पर बैठ गया। और हम देख रहे हैं कि आज तथाकथित धर्म के नाम पर किस तरह की सत्ताएं, कैसे बड़े संस्थान खड़े हो रहे हैं और उसके कारण क्या क्या हमारे समाज में हो रहा है, ये खुलकर कहने की बात नहीं है, हम सब इशारे में समझ सकते हैं। तो अंत बदल कर इस नाटक का एक नया अर्थ बाबा कारंत ने खोला था। इस नाटक की भाषा, सबसे बड़ी उपलब्धि इस नाटक की भाषा है कि इस भाषा में बोल चाल के शब्द, ऐसा शब्द कि जैसे बोला जाए और उसके अनेक अर्थ श्रोता के सामने, दर्शक के सामने खुलते जाएं। और राजा की भाषा, इस राजा को अभिनय की इतनी गुंजाइश है। ये नाटक हमने हमारे कॉलेज में भी खेला था, काफ़ी साल हुए, और उसमें मैंने एक प्रयोग किया था कि उसमें जो कल्लू बनिया हैं, उस 7-8 पात्र है, एक ही लड़की से मैंने वो 8 पात्र का अभिनय करवाया था। वो थोड़ी सी वेशभूषा बदल कर कल्लू बनिए से चूने वाला बन जाती थी और चूने वाले से कारीगर बन जाती थी, गडरिया बन जाती थी। लेकिन बहुत ही अद्भुत सफलता रही थी उस नाटक की कि आज के ज़माने के छात्र भी उस नाटक का बिल्कुल आनंद ले सके थे और उसका व्यंग उन तक पहुंचा था। इसमें व्यंग 2 स्तर पर है, गद्य में भी है और पद्य में भी। गीत है इसमें, और आरंभ में तो वही मेरा
चना बना है आला, इसको खाए, इसमें डाला गरम मसाला। तो अभिनय की बहुत सारी गुंजाइश है। भारतेंदु ने पारसी नाटक का विरोध किया था, लेकिन पारसी नाटक का संगीत और नृत्य उनके नाटकों में आज भी बना हुआ है। प्रभावित होकर भी उसके कुछ अच्छे तत्व उन्होंने उसमें ग्रहण किए थे। लोक नाटक, नौटंकी, स्वांग, उसका भी इसमें पूरा भरपूर उपयोग किया गया है। और भारतीय नाटक की परंपरा, आरंभ में मंगलाचरण, अंत में भरत वाक्य, सूत्रधार, ये सारे तत्व उनके नाटकों में हम देख सकते हैं। बाजार के दृश्य में जो गीत बनाए गए हैं, जो ब्राह्मण हैं उसके संवाद जो हैं, वो जात बेच रहा है। एक आदमी फल और मेवा बेच रहा है तो कहता है ले भारत का मेवा, लेकिन ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। यहाँ थोड़ा सा उच्चारण फर्क करना है। बेर है, असल में तो बेर का छोटा छोटा फल है वो, और फ्रूट बोलना है, उसके बदले फूट बोलता है। शुरू हो गया था हमारे देश में डिवाइड एंड रूल का वो मंत्र, सत्ता का मंत्र, कि अब बिक रहा है यहाँ पर क्या, बैर बिक रहा है और फूट बिक रही है। और हम आज भी वो माल खरीद रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो माल बेचा भी जा रहा है। चूरन बेच रहा है एक आदमी, क्या कहता है, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। इस देश की सारी संपत्ति विदेश जा रही थी, उस पर ये व्यंग करते हुए कह रहा है। अच्छा, कैसा था हाल उस समय देश का, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। इस देश में कोई देखने वाला नहीं है। और हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में राजा तो कहीं और था, महारानी विक्टोरिया विदेश में रहती थी और उनके बाशिंदे यहाँ पर, ये कारिंदे उनके काम कर रहे थे। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये इससे बड़ा करुण, ये ब्लैक ह्यूमर है इसको कहें, ये विडंबन जो है उसमें इतनी वेदना है। एक कवि, एक नाटककार देख रहा है भारत की दुर्दशा और कहता है कि चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अच्छा, चना बहुत आला बना है। चना हाकिम जब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। टैक्स, लगान, आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन में गरीब किसानों पर दुगना लगान वसूल किया जाता था। ये अर्थतंत्र, उस समय का धर्म, उस समय की संस्कृति, उस समय का समाज और ब्राह्मण क्या बेच रहा है। टके के वास्ते जात ले जात, जात बेच रहा है। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से। मैं सब कुछ बेच रहा हूँ, अपना कुल धर्म मर्यादा सब बेच रहा हूँ। इस बाज़ार में आओ और इसको खरीदो और ले जाओ। ये बात उनके संवादों में व्यंग के माध्यम से इतने अद्भुत ढंग से आई है कि लगता है ये नाटक अभी पुराना कहाँ हुआ है, ये नाटक तो आज का ही नाटक है। हाँ? और जब हम कह रहे हैं कि सारी दुनिया एक बाज़ार बन गई है, विश्व बाज़ार बन गया है और यहाँ हर चीज़ बेची जा रही है, हर चीज़ खरीदी जा रही है और हर चीज़ को इतने इतने बढ़ा चढ़ा कर और विज्ञापनों द्वारा ये साबित किया जा रहा है कि अब इंसान गौण है, नैतिक मूल्य गौण है, मानवीय रिश्ते गौण हैं। केवल पदार्थ, केवल वस्तु और केवल उपभोग। बाज़ारवाद के साथ ही नियाज़ जी एक दूसरा शब्द भी जुड़ा है, उपभोक्तावाद। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस नाटक में बाज़ारवाद का जो एक पहला चरण, कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनियां व्यापार करने आई थी, आज भी बहुत सारी कंपनियां आई हैं, उनके नाम बदल गए। आप देख सकते हैं पर्दे पर क्या है हमारा मिशन। आज ग्राहक जो है वो बाज़ार में कठपुतली की तरह नाच रहा है, उसे चाहे या न चाहे उसके घर में चीज़ें आ रही हैं और जितनी चीज़ें देख रहा है, ये बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े बाज़ार बन रहे हैं, वो हर आम आदमी को उतना ही छोटा महसूस करवा रहे हैं। अब यहाँ मुझे याद आता है सोक्रेटिस का किस्सा। सोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो बाज़ार में निकले, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। वैसे ये तत्व ज्ञानी, उन्हें बाज़ार से क्या लेना देना, निकले
तो किसी ने पूछा कि आप क्यों बाज़ार में आए हैं? बोले, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जीवन किन किन चीज़ों के बिना चल सकता है। और आज इसका ठीक विपरीत है कि हम बाज़ार में जाते हैं और हमको लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अभाव की अनुभूति करवाना हमारे आज के बाज़ारवाद का बहुत बड़ा मंत्र है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप मूर्ख हैं, आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप गरीब हैं, आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपका परिवार कभी भी टूट सकता है, आपके रिश्ते सारे झूठे हो सकते हैं। तो लगातार हमको ये एहसास दिलाया जा रहा है। कबीरा ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी याद। उस समय बाजार था ना, वो असल में चौराहा था। सरेआम वो डंके की चोट पर कह रहा था। अब बाजार का अर्थ बदल गया है। अब बाजार मतलब या तो आप बिको या आप खरीदो, यही एक मंत्र रहा। फिर मुझे भी याद आ रहा है यहाँ पर, हाँ, हम हैं हाँ, मताए कूचा हाँ, और बाजार की तरह। हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह, उड़ती है हर निगाह खरीदार की तरह। हाँ, तो खास करके हम अंधेर नगरी के संदर्भ में ये सारी चीज़ें अगर सोचें तो कंज्यूमर इज़ द किंग वाला ये ज़माना है। और खास करके ग्राहक को उपभोक्ता जो बना आपने जो बताई, और बिल्कुल उपभोग पर सारी चीज़ें आ गई है। हमारे यहाँ एक सब्जी वाला जो है वो 30 रुपये या 50 रुपये किलो की सब्जी को, बासी सब्जी को ताजी सब्जी कर कर बेच देता है। लेकिन एक 10 रुपये या 20 रुपये की एक क्रीम को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई सेलिब्रिटी जो है वो 100 रुपये में बेच देता है और बड़ी आसानी से बेच देता है और लोग बिल्कुल खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने संकेत किया कि अनावश्यक चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो सुकरात के संदर्भ में आपने बात की कि जो ज़रूरत नहीं है वैसी चीज़ें हमारे घरों में आ रही है, घुसी जा रही है। हाँ, एक के साथ दो फ्री आ रही है। और फिर दूसरी बात जो मुझे मैडम याद आया कि चूरन साहब लोग जो खाए तो सारा हिंद हजम कर जाए। मैं समझता हूँ कि उस समय जो था वो हिंद हजम करने वाले अंग्रेज थे, लेकिन आज अपने ही लोग जिस तरह से हिंद को चूरन खाकर हजम कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी मैं समझता हूँ कि अंधेर नगरी नाटक जो है वो बिल्कुल आज के संदर्भ में लिखा गया नाटक लगता है। ये मुझे याद आ गई बात। तो मैंने इसमें ये बाजारवाद पर केदारनाथ सिंह की कविताएं काफ़ी सारी हैं जी, कि एक अमरूद आया है बाजार में बिकने, लेकिन बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में उसकी जगह नहीं है, इसलिए वो फुटपाथ पर अपनी छोटी सी टोकरी में बैठ गया है। और लेकिन उसकी